हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज कंप्लीट किया था एंड आई होप आप सबने उसे प्रैक्टिस कर लिया है। आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। यहाँ समझना, आपको दो तरह का इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। एक तो होगा जनरल इंश्योरेंस और दूसरा होगा लाइफ इंश्योरेंस। इसका सही से हम लोग बात करें तो ये लाइफ एश्योरेंस होता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा उस समय, ठीक है। तो जनरल इंश्योरेंस जो अभी हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड सब कुछ होगा। तो जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या है? लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के बाकी जितना भी चीज का इंश्योरेंस, सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जनरल इंश्योरेंस। मरीन हो, फायर हो, सबका है यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस। तो अभी अब ये जनरल इंश्योरेंस जब स्टार्ट करें हम लोग ना, तो यहाँ पर आपको कुछ एक थ्योरी टॉपिक्स भी है और जो सम्स है हमारा वो भी है। तो मैं फिलहाल आपको प्रैक्टिकल से भी लेके जाऊंगा, थ्योरी टॉपिक में आपको लास्ट में वहां से रिवीजन में कराऊंगा, ठीक। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी पैसा कहाँ से कमाता है? देखो, इंश्योरेंस कंपनी का जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो होता है प्रीमियम। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है इनका प्रीमियम। क्योंकि लोगों को, ये लोग इंश्योरेंस इंश्योर कर रहे हैं, उन लोगों का लॉस बियर करने वाले हैं, तो उसके लिए कंसिडरेशन में लेते हैं प्रीमियम। आप समझो, जैसे एक कंपनी है यहाँ पर एक्स लिमिटेड, ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। और यहाँ पर मान लो एक फर्म है एबीएन कंपनी, ठीक है। एबीएन कंपनी मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, चाहे कोई भी हो सकता है। ये लोग क्या करता है, ये लोग इंश्योरेंस यहाँ से करवाता है। मान लो फायर इंश्योरेंस करवाता है ये लोग, ठीक है। हम लोग किए ना, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर पढ़ते थे, आप याद है? तो फायर इंश्योरेंस ये लोग यहाँ पर करवाया है। और जब फायर इंश्योरेंस कराया तो इसके लिए प्रीमियम भी पे करना पड़ा होगा। तो ये जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, जो इंश्योरेंस इशू कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरर, ठीक है। ये कौन है? ये है इंश्योरर, है ना। और जो एबीएन कंपनी है, जो फर्म है जो कि इंश्योरेंस करवा रहा है अपने स्टॉक्स का, उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योर्ड पर्सन। ये है इंश्योर्ड पर्सन, मतलब ये इंश्योर्ड है और ये है इंश्योरर। तो जो कंपनी है, जो यहाँ पर आपके रिस्क को कम कर देगा, रिस्क को बेयर करेगा, उसके लिए वो ले रहा है आपसे प्रीमियम। तो ये प्रीमियम जो होता है, ये इनका इनकम है। बट इसके अलावा और भी इनकम हो सकता है, ठीक है। ये इसके अलावा और भी इनकम हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट से इनका इनकम हो सकता है, और भी अदर अदर कुछ छोटा मोटा इनकम इसके इनके पास रह सकता है। बट मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? इनका प्रीमियम। और समझना, प्रीमियम इनके पास दो तरह से आता है। एक तो होता है इनका डायरेक्ट बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट बिजनेस। मतलब जहां पर इंश्योरेंस कंपनी और ये इंश्योर्ड पर्सन के बीच डायरेक्ट एग्रीमेंट है। ये कुछ भी लॉस होगा, सीधे आप समझो, अगर कल के दिन में सच में इसको लॉस होता है एबी एंड कंपनी को, तो वो लोग एक्स लिमिटेड से ये लोग पैसा मांगेगा, क्लेम मांगेगा ये लोग, ठीक है। बट एक होता है री इंश्योरेंस बिजनेस। ये क्या होता है सर? समझना ध्यान से, ये क्या होता है री इंश्योरेंस बिजनेस? आज मान लो एक्स लिमिटेड के पास ही कुछ एक ऐसा ऐसा, मतलब मान लो इंश्योरेंस ये लोग इशू किया है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। मतलब कल के दिन में इन लोग को लग रहा है कि अगर ये सब क्लेम अगर आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चाहता है कि हम लोग ना अपना रिस्क को कम कर ले। आज देखो, एबी एंड कंपनी क्यों आया इसके पास, एक्स लिमिटेड के पास, कि हम लोग अपना रिस्क कम कर लेंगे। कल के दिन में लॉस होगा तो ये इंश्योरेंस कंपनी ये लॉस बियर कर लेगा। एक्स लिमिटेड को आज लग रहा है कि इतना सारा इंश्योरेंस आ गया है और कुछ एक इंश्योरेंस का नेचर और अमाउंट इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम लोग को डर लग रहा है कल के दिन में अगर आ गया इसका क्लेम तो हमें दिक्कत हो सकता है। तो अब ये भी चाहता है इंश्योरेंस करवाना। इसी को हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। समझो क्या हुआ, कुछ लोग आया इसके पास, इंश्योरेंस करवाया एक्स लिमिटेड के पास। एक्स लिमिटेड को लग रहा है कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कल के दिन में क्लेम देना पड़ गया तो हमारा खुद का हालत खराब हो जाएगा भाई, तो हमें कौन कवर करेगा? इसके लिए चाहता है री इंश्योरेंस कराना। और ये क्या करता है, ये जाता है मान लो वाई लिमिटेड, जो कि एक दूसरा जनरल इंश्योरेंस कंपनी मान लो, ये वाई लिमिटेड से अपना रिस्क को क्या करता है, ये री इंश्योरेंस करवा लेता है यहाँ पर।
अब समझना आप, कल के दिन में अगर मान लो एबीएन कंपनी, मान लो वही बंदा है जिसका रिस्क हम लोग यहाँ पर री इंश्योरेंस करवाए, कल के दिन में अगर लॉस सच में इसको हो गया, तो क्या एबीएन कंपनी, क्या एबीएन कंपनी इसके पास आएगा? नहीं, इसके पास नहीं आएगा, ये लोग यहीं पे जाएगा, ये लोग यहीं पे जाएगा। तो ये हुआ डायरेक्ट बिजनेस और ये हुआ री इंश्योरेंस बिजनेस। क्लियर है चीज आपको अब? तो अब समझो वाई लिमिटेड जो है, वाई लिमिटेड उसका इनकम कहाँ कहाँ से आएगा? उसका अपना खुद का डायरेक्ट बिजनेस से भी इनकम आया होगा, है कि नहीं बोलो? है ना, उसका खुद का डायरेक्ट बिजनेस वो भी सबको इशू किया होगा, उससे आया होगा। प्लस जो वो री इंश्योरेंस बिजनेस जो वो एक्सेप्ट किया है, उससे उसको पैसा मिलेगा प्रीमियम, वहां से उसको पैसा आ रहा, वो भी उसका इनकम है। इसके साथ साथ हो सकता है मान लो वाई लिमिटेड के पास खुद भी इतना सारा इंश्योरेंस आया और कुछ एक का नेचर इतना बड़ा है कि उसको भी डर लग रहा है, तो वो अपना कुछ एक लॉसेस को किसी और कंपनी के पास, मान लो जेड लिमिटेड, मान लो जेड लिमिटेड, उसको वो अपना बिजनेस वहां से मतलब ट्रांसफर कर रहा है रिस्क। अब समझे, जब जब ये रिस्क ट्रांसफर होता है, समझो जैसे एक्स लिमिटेड अपना रिस्क मान लो 30% ऑफ द रिस्क ये ट्रांसफर किया वाई को, तो भाई वाई तो प्रीमियम ही मांगेगा ना। आप सोचो फ्री में करेगा क्या? आपको लग रहा है एक्स लिमिटेड जो ट्रांसफर किया वाई को अपना ये रिस्क 30%, आपको लग रहा है फ्री में कर देगा वाई लिमिटेड ये काम? नहीं, क्यों करेगा भाई, बिजनेस करने बैठा वो भी। तो उसको अपना बिजनेस जो वो डायरेक्ट किसी को इशू किया है, उससे उसको प्रीमियम आ रहा है। वो री इंश्योरेंस बिजनेस जो वो एक्सेप्ट किया है एक्स लिमिटेड एंड अदर अदर कंपनी से, उसको उसको प्रीमियम आएगा, उससे उसको प्रीमियम आएगा, वो उसका इनकम है। इसके साथ साथ जो वो जेड लिमिटेड को जो वो अपना रिस्क जो वो ट्रांसफर किया, तो भाई रिलेटेड प्रीमियम भी तो देना पड़ जाएगा उसको। आप समझो ना, वाई लिमिटेड खुद का बिजनेस अगर खुद का रिस्क अगर ट्रांसफर कर रहा है, तो रिलेटेड प्रीमियम भी तो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ से लेस करना पड़ेगा हम लोग को री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, सीधे मतलब ट्रांसफर करना सीट के या जो, तो इसका मतलब नेट इनकम इस तरह से आएगा। मतलब आप बताओ वाई लिमिटेड क्या बोले, कैसे मेरा इनकम आ रहा है यहाँ पर प्रीमियम से? एक तो डायरेक्ट बिजनेस का हमारा इनकम, प्लस री इंश्योरेंस बिजनेस जो एक्सेप्ट किए वहां से प्रीमियम आएगा, और हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ा री इंश्योरेंस बिजनेस सीरियड, तो वहां से हमारा इनकम जा रहा है। तो ये सब कुछ करके नेट हमारा, ये नेट प्रीमियम हमारा आ गया, ये हमारा नेट प्रीमियम आ गया। बट आप बताओ, क्या प्रीमियम आने से ही आप इनकम बुक कर लोगे क्या? आप प्रीमियम आते ही इनकम बुक कर लोगे क्या? भाई कोई 3 साल का इंश्योरेंस लेके रखा है ना, 3 साल का, कोई 5 साल का, कोई 2 साल का इंश्योरेंस लेके रखा है, क्या प्रीमियम आते ही आप इनकम बुक कर लोगे पूरा पूरा उस साल का इनकम? आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है पूरा पूरा रिस्क खत्म हो गया, कर लो इनकम बुक? ऐसा है नहीं सर। मतलब अभी भी कुछ एक रिस्क जो है वो एक्सपायर तो नहीं हुआ है, अनएक्सपायर्ड रिस्क तो है ना। क्योंकि समझो ये जो प्रीमियम आया है 3 साल के लिए, मान लो हमारे पास एक बंदा इंश्योरेंस करा कर रखा है, तो अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में लॉस होगा तो खाली एक ईयर का लॉस ऐसे नहीं मान सकते हम लोग ना। हम लोग बोलेंगे रुको रुको एक काम को सुनो, ये जो प्रीमियम आया है इसको डायरेक्ट हम लोग पीएल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम लोगों को जितना रिस्क रिजर्व बनाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूआरआर, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, जो मान लो नेट प्रीमियम का कुछ एक परसेंटेज होगा, लेट 50% है, तो यहाँ पर नेट प्रीमियम आपके पास अगर आ रहा है 8 लाख रुपए, तो आप बोलो 4 लाख रुपए हम लोग हटा देंगे, हम लोग 4 लाख रुपए हम लोग हटा देंगे। तो इसको ना 4 लाख का आपको कुछ नहीं, आपको प्रोविजन बनाना, और कुछ नहीं, प्रोविजन है ये। और अगर आपको ऐसा तक नहीं सर देखो 8 लाख का तो है, आप बोल रहे हो 8 लाख है, 4 लाख का प्रोविजन बनना चाहिए, हमने हाँ बनना चाहिए, बट हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन ऑलरेडी 3,20,000 का है, तो ठीक है भाई 80,000 बना दे नेट, 80 बनाना नेट कम से कम। तुम बोल रहा है कि 8 लाख का प्रीमियम हमारे पास इस साल आया है, तो उस पे 4 लाख का बनना चाहिए प्रोविजन, 50% मान लो रेट अगर है तो 4 लाख का बनना चाहिए ना, क्लोजिंग प्रोविजन दिखना चाहिए 4 लाख का। तो हम लोग बोलते हैं देखो हमारे पास ऑलरेडी 3,20,000 बनाया हुआ, 80,000 और बना दो। तो या तो तुम डायरेक्ट इसको 80,000 लेस करो, तो 8 लाख माइनस 80,000 7,20,000 दिखाओ, या एक और तरीका क्या है, पूरा 8 लाख यहाँ तुम दिखाओ, ओपनिंग वाला तुम एक काम करो, ओपनिंग वाला तुम इसमें ऐड कर दो, और क्लोजिंग जितना टोटल तुम लेस कर दो, एक ही बात है, ये आके 7,20,000 ही आएगा। तो नॉर्मली हम लोग ये तरीका फॉलो करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग यूआरआर, लेस करते हैं क्लोजिंग यूआरआर। अब ये रेट आपको या तो सब में बताया रहेगा, नहीं बताया रहेगा तो ध्यान रखना 3 तरह का इंश्योरेंस आपको देखने मिलेगा, ठीक है? एक तो होगा मरीन, दूसरा होगा फायर, तीसरा है अदर्स। देखो मरीन अगर हुआ तो उसमें हम लोग बोलते हैं 100% का यूआरआर बनाना पड़ेगा ऑन नेट प्रीमियम,
और नेट प्रीमियम 100%, 8 लाख है तो पूरा 8 लाख बनाना पड़ जाएगा आपको, है ना, ये देखना पड़ेगा। फायर अगर है तो आपको बनाना है 50%, अदर्स भी है तो उसे कैसे बनाना है आपको 50% ऑफ योर नेट प्रीमियम, ऑफ योर नेट प्रीमियम। तो क्लियर है ये पूरा सिनारियो। अब बताओ कहाँ कहाँ से इनकम है, बताओ। एक एक इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम से कैसे कैसे कमाएगा वो, एक तो वो खुद का उसका पैसा जो डायरेक्ट वो बिजनेस इशू किया उसका पैसा, उसके साथ साथ अगर वो किसी का री इंश्योरेंस किया, उसका बिजनेस एक्सेप्ट कर रहा है ये, तो उसका रिलेटेड प्रीमियम ये मांगेगा, उसका पैसा उसको डिडक्ट करना पड़ेगा जितना वो री इंश्योरेंस सीड किया, ट्रांसफर किया किसी और को, तो वो प्रीमियम भी देना पड़ जाएगा रिलेटेड उसको, तो हम लोग दे देंगे। तो ये आते ही हमारा नेट प्रीमियम आएगा, लेकिन नेट प्रीमियम को हम लोग डायरेक्ट इनकम नहीं बोल सकते हम लोग अभी, क्यों, क्योंकि इसमें अभी तक रिस्क खत्म कहाँ हुआ है। तो हम लोग को लेस करना पड़ता है अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, जितना प्रोविजन हम लोग बनाएंगे उतना। अब वो प्रोविजन हम लोगों का जो नेट प्रीमियम आता है उसका एक परसेंटेज होता है, अगर सब में बताया तो फॉलो करेंगे, नहीं बताया तो हम लोग क्या मानते हैं, फायर केस में 50%, अदर से केस 50%, लेकिन मरीन आया तो उस पर कितना होगा, उस पर 100% होगा, 100% पूरा प्रोविजन मानना पड़ेगा। इसके बावजूद आपको लगता है ना कि नहीं सर ये 150 तो ठीक है, एडिशनल 10% और बनाना चाहिए भाई, बहुत लॉस होने वाला इसमें तो दिख रहा है हम लोगों को, तो भाई बना 110%, कोई मतलब नहीं है, एडिशनल रिजर्व बनाओ, बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, ये तो मिनिमम है, बनाना ही पड़ेगा। एडिशनल यूआरएल लगता है तो एडिशनल ही बनाना पड़ जाएगा आपको, बनाओ उसको। क्लियर है ये चीज। और जब सब में लिखाओगे आप तो जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट अपना फॉलो करते हो ना एक्रूअल का, वो आपको फॉलो करना है। सर समझे नहीं, समझो मतलब जैसे यहाँ पर हमारे को दिया कि प्रीमियम ना रिसीव्ड हुआ है, प्रीमियम रिसीव्ड लिख रखा है सब में, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डायरेक्ट बिजनेस 10 लाख रुपया। अब बताओ क्या प्रीमियम रिसीव्ड हमारा इनकम होता है क्या, कोई भी चीज रिसीव्ड इनकम हो गया, नहीं सर, आउटस्टैंडिंग हो सकता है ना। तो मान लो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, अभी 1.5 लाख रुपया मिलना बाकी है, तो इसका मतलब इनकम कितना होगा, 11.5 लाख होगा, 10 लाख मिला, 1.5 लाख मिलना बाकी है। और आपको साथ में बोलता नहीं, सुनो ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर का ओपनिंग था 70,000 रुपया आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का ड्यू था 70,000 रुपये, पहले तो वही मिला होगा, इसका मतलब जो रिसिप्ट दिख रहा है 10 लाख उसमें तो पहले वही मिला होगा ना, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, वो क्या तुम्हारा इस साल का इनकम है। तो नॉर्मल एक्रूवल क्या बोलते हैं, हटाओ इसको, तो यहाँ पर 10,80,000 रुपये। और ये आपको सब में फॉलो करना है ना, डायरेक्ट बिजनेस में भी, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड में भी, री इंश्योरेंस सीडेड में भी। आपको एक काम कराता हूँ, रुको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको पहले वो क्वेश्चन कराता हूँ, कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ आप। देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैलकुलेट प्रीमियम अर्नड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बी एक्स फायर इंश्योरेंस कंपनी। अब कुछ नहीं हुआ तो क्या मान लेना, 50% प्रोविजन आपको बनाना है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, ओपनिंग बैलेंस जो है अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का वो था 2,20,000 रुपया, ये इनका ओपनिंग रिजर्व में था। अब देखो, अब प्रीमियम इनको रिसीव्ड हुआ है डायरेक्ट बिजनेस से 4 लाख रुपया, और प्रीमियम रिसीवेबल है ओपनिंग 21,000, क्लोजिंग 40,000, मतलब समझो आप 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया प्लस 40 इस साल का एंड में मिलना बाकी है, 4,40,000, और लास्ट रहेगा ओपनिंग जो हमारा बचा हुआ था आउटस्टैंडिंग, वो था 21, इसका मतलब नेट जो इस साल का हमारा इनकम है वो 4,40,000 माइनस 21, 4,19,000 रुपया डायरेक्ट बिजनेस से हमारा इनकम है। ये हुआ पहला इनकम डायरेक्ट बिजनेस से। फिर री इंश्योरेंस से हम लोग को पैसा आएगा, तो री इंश्योरेंस से मिला हम लोग को 1.5 लाख रुपया, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है इसमें 10,000 रुपया, कितना हो गया 1,60,000, ऐड करेंगे तो माइनस करेंगे 16, हटेगा कितना बचेगा अब 1,44,000, तो 4,19,000 प्लस 1,44,000 रुपया, माइनस होगा री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड का प्रीमियम। तो देखो प्रीमियम पेड हुआ है ऑन री इंश्योरेंस, मतलब री इंश्योरेंस सीडेड है ये, तो प्रीमियम पे हुआ है 80, पे करना आपको बाकी है एट ईयर एंड 20, मतलब 1 लाख हो गया, और माइनस ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में लास्ट ईयर था 30, हटेगा यहाँ 70,000 बचेगा, तो ये 70,000 हमारा यहाँ से हटना भी चाहिए। अब कितना आ रहा है ये, 4,19,000 प्लस 1,44,000 माइनस 70, ये आ रहा 4,93,000। अब इसको ऊपर 50% का प्रीमियम, मतलब ये आपका यूआरआर बनना चाहिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऐड ओपनिंग यूआरआर वो 2,20,000 लेस क्लोजिंग यूआरआर इसको वो 50%, 2,46,500, 4,93,000 प्लस 2,20,000 माइनस 2,46,500, तो प्रीमियम अर्नड अगर नेट पूछोगे मुझसे तो ये होगा 4,66,500। बोलो क्लियर है क्या, इस तरह से आपको दिखाना है, ठीक है, कर सकते हो इस तरह से, इस तरह। तब देखो जैसे प्रीमियम का बात हुआ, आपको पहले दिखा दूं क्या नोट्स में, नोट्स चलोगे एक बार, नोट्स में एक बार आओ,
ये थ्योरी पोर्शन है, मैं कराऊंगा आपको लास्ट में, एक बार नोट्स में आप आओ। ये इंश्योरेंस कंपनीज गेट्स बिजनेस ऑन फॉलोइंग टू बेसिस, डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस। जो डायरेक्ट बिजनेस का मतलब क्या है, इट मीन्स इंश्योरेंस बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ये बिटवीन होगा, बिटवीन इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, और इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों के बीच। और प्रीमियम कलेक्ट जो होगा ऑन डायरेक्ट बिजनेस पे, ये रिटेन करता है इंश्योरेंस कंपनी, सिर्फ वो थोड़ी किसी को देगा। लेकिन जो री इंश्योरेंस बिजनेस है, ये क्या होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंश्योरेंस कंपनीज, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, इन दोनों के बीच होगा कॉन्ट्रैक्ट। वेन एवर एन इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर्स अ पर्टिकुलर रिस्क इज मच टू मच बेस्ड ऑन इट्स कैपेसिटी, देन इट मे री इंश्योर अ पार्ट ऑफ द रिस्क विद अदर इंश्योरेंस कंपनी। हाउएवर ऑन ट्रांसफरिंग द रिस्क रिलेटेड प्रीमियम शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड। आप अगर रिस्क बेच रहे हो किसी के पास, तो आपको प्रीमियम भी रिलेटेड आपको देना पड़ेगा, वरना फ्री में क्यों कोई रिस्क पे करेगा, बताओ आप। तो ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क कॉल्ड री इंश्योरेंस सीडेड, अगर ट्रांसफर करते हो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। हेंस प्रीमियम फॉर द सेम इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कलेक्शन, जो कलेक्शन आप करोगे उससे आपको लेस करना पड़ेगा। एंड कंपनी एक्सेप्टिंग रिस्क कॉल्ड इट एज री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, हेंस इट इज टू बी एडेड इन द प्रीमियम। तो इस तरह से हमें दिखाना है, ठीक है ना। और प्रीमियम जो अर्न होगा आपको कैसे निकालना है, ये प्रीमियम जो कलेक्ट हुआ है, रिसिव्ड, ऐड करना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल जो रहेगा, लेस करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल जिसको बोलते हैं हम लोग। और फिर यूआरआर के बारे में बताया हुआ यहाँ पर, इट इज अ प्रोविजन फॉर क्लेम दैट मे अराइज इन फ्यूचर इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑलरेडी इशूड, सिंस प्रीमियम इज ऑलरेडी बीइंग रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पॉलिसीज, प्रोविजन हैज टू बी मेड। अब कितना बनाना है, अगर रेट दिया है तो फॉलो करो, नहीं दिया है तो मरीन में 100, फायर में 50, बाकी में 50। कोई अगर अदर रेट सब में दिया है तो हम लोग को वही फॉलो करना है। अगर ये सबसे लगता है कि नहीं, संतुष्टि नहीं मिल रहा, भाई हमको और बनाना यूआरआर, और जी खोल के बना, हम लोग कुछ नहीं मना करेंगे, बनाते जाओ। इफ इन द व्यू ऑफ द मैनेजमेंट above risk is not sufficient, then it may create additional URR, additional reserve will be created and specified it as per the discussion of the management। उन लोग को लगता है 5%, 10%, 20%, जो लगता है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मिनिमम है, ये रेट तो इतना होना ही चाहिए, मिनिमम है ये तो बस, ठीक है। चलो, तो अब पहला चीज हम लोग को सीख गए यहाँ पर कि प्रीमियम कैसे क्या हम लोग निकालते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रीमियम है, तो इनका जो मेन खर्चा जो आएगा वो क्या आएगा, पता है, बताओ बताओ। वेरी गुड, क्या आएगा इनका, बताओ, क्लेम। तो जैसे इनका मेन इनकम है हमारे पास प्रीमियम, तो मेन जो खर्चा होगा, जो पेमेंट जाएगा, वो जाएगा क्लेम का। हाँ, इसके अलावा और भी जाता है, कमीशन जाता है, ऑपरेटिंग अदर अदर एक्सपेंसेस है, बट मेन खर्चा हम लोग को यही देखने वाला है, क्लेम। अब समझो क्लेम भी कैसे देना पड़ेगा, जो डायरेक्ट बिजनेस ये लोग खुद से लिया था उस पे क्लेम जाएगा, जाएगा ना, प्लस प्लस इसके साथ साथ जो री इंश्योरेंस बिजनेस ये लोग एक्सेप्ट किया था उस पे प्रीमियम जाएगा, क्योंकि आपने प्रीमियम लिया था उसका, तो वो भी देना पड़ेगा। लेस आपको पैसा मिलेगा, जितना री इंश्योरेंस आपने सीड किया, ट्रांसफर किया था, उसका पैसा आपको क्लेम मिल जाएगा। तो री इंश्योरेंस बिजनेस जो सीड हुआ था ना, उस पे आपको क्लेम का पैसा मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्लेम का पैसा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड का है। तो ये करने के बाद यहाँ पर आएगा। बट इसके अलावा हम लोग देखो, क्लेम अगर ऐसा नहीं होता है, क्लेम आपने बोला कि सर हमारे यहाँ पे लॉस हो गया और हम मान लेंगे, ऐसा ऐसा तो होगा नहीं। हम लोग भी सर्वे कराएंगे, कुछ लीगल एक्सपेंसेस आ सकता है, तो ये सर्वे का खर्चा, लीगल एक्सपेंस का खर्चा, ये सब कुछ हम लोग क्लेम में ही हम लोग ऐड करके दिखाते हैं। क्लियर है क्या। बट अब जो इसका जो प्रेजेंटेशन होगा ना, वो डायरेक्ट जो हम लोग यहाँ पे किया ना, देखो ऐसे प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस बात किया ना, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम रिसीव्ड, एड रिसीवेबल और लेस रिसीवेबल, ओपनिंग क्लोजिंग पूरा हम लोग किए यहाँ पर। फिर री इंश्योरेंस का ऐसे किए। बट प्रेजेंटेशन थोड़ा सा यहाँ पे अलग होता है। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ सम के थ्रू। और देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आंसर वही आएगा, आप अगर ऐसे भी कर दोगे तो, बट यहाँ पर प्रेजेंटेशन तरीका थोड़ा अलग है। देखते हैं कैसे, देखो, मतलब from the following figures appearing in the books of fire insurance division of a general insurance company, so the amount of claim as it would appear in revenue account for the year ended 31st March 14। तो जो इनका क्लेम पेमेंट जो देखो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्ट बिजनेस से, वो हुआ है 46,70,000। री इंश्योरेंस से पेमेंट हुआ है 7 लाख का। और क्लेम पेएबल है इनका, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग दोनों का देके रखा है। क्लेम रिसीव हुआ है इनको 2,30,000, तो समझ में री इंश्योरेंस बिजनेस जो ये लोग सीड किया हुआ, ट्रांसफर किया होगा, उस पर क्लेम का पैसा इन लोगों को मिल रहा होगा, और इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल। एक्सपेंसेस है मैनेजमेंट का टोटल 2,30,000, जिसमें से 35,000 रुपये सर्वेयर का खर्चा लग गया है,
और 45,000 लीगल एक्सपेंस के लिए लग गया है सेटलमेंट ऑफ क्लेम में। तो 35 प्लस 45 ये 80,000 जो है ना, ये हम लोगों का क्लेम में ही हम लोग को दिखाना पड़ेगा। अब जो प्रेजेंटेशन पेपर है कैसे इसमें होता है, इसमें बोलते हैं कितना क्लेम का पैसा पेमेंट हुआ है इंक्लूडिंग सर्वे फीस एंड लीगल फीस, पहले आप उसको बताओ कितना पेमेंट हुआ है नेट में, चाहे वो डायरेक्ट बिजनेस पे हो चाहे वो री इंश्योरेंस पे, पूरा नेट बताओ पूरा। ठीक है, देखो सर 46.7 लाख, 46,70,000 ये सबसे पहले पेमेंट हुआ होगा। इसके साथ साथ 7 लाख का ये पेमेंट हुआ होगा, और हम लोग को क्लेम का पैसा मिल गया होगा री इंश्योरेंस जो किए थे उस पे, 2,30,000। और जो हमारा ये 80,000 है, आपको इसी के साथ इसको ऐड करना है 80,000, क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस वाला सर्वे कराएंगे ना हम लोग अपने से। तो 46,70,000 प्लस 80 प्लस 70 था कितना था, 7 लाख, सॉरी, हाँ ठीक है 7 लाख माइनस 2,30,000, ये करके आ रहा है 52,20,000। तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं जितना क्लेम पेड हुआ है लेस रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस कितना है, 52,20,000। तो हम लोग इस तरह से दिखाएं 52,20,000 क्लेम लेस री इंश्योरेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर 52,20,000। अब ये कैसे है यहाँ पर आपको बताया हुआ। अब आपको जानना है कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना है, तो अब हम लोग चेक करते हैं, इसे ये दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर पेड। चलो अब देखते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग कितना क्या है। तो पहले देखें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करना हम लोग को वो। तो अब चेक करो यहाँ पर जो क्लेम पेएबल है हमारा, जो हमारा क्लेम पेएबल है 31 मार्च 14 जो क्लोजिंग डेट हो, कितना है यहाँ पर डायरेक्ट बिजनेस पे 8,12,000, इस पे 53, दोनों मिला कितना होता है 8,65,000। तो फिर हमारा यहाँ पर रिसीवेबल भी तो होगा क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग में अगर आप क्लेम रिसीवेबल देखो आप यहाँ पर, तो कितना है 1,13,000, तो ये आ जाएगा 7 लाख, 1,13,000 आ जाएगा 7,52,000। ये होगा हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। वैसे ही हम लोग को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग निकालना है, जो हम लोग लेस करना पड़ेगा। सॉरी, तो यहाँ जो कितना है आपके पास क्लोजिंग कर लिया हम लोग, ओपनिंग कितना है 7,63,000 प्लस 87, 7,63,000 प्लस 87, ये आ रहा 8,50,000, माइनस करेंगे 66, तो यहाँ पर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है रिसीवेबल का, मतलब जो क्लेम री इंश्योरेंस बिजनेस जो सीरियड का हमारा रिसीवेबल है ओपनिंग, ये रहा 7,84,000। ठीक है, तो हम लोग ऐड करेंगे 752 लेस करेंगे ये, तो हमारा नेट में इतना पे आ जाएगा। चलो डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब लोग ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समझ जाए इसमें क्या बोलना चाह रहा है। हम लोग जब क्लेम, आप सोचो जैसे ही आपको लॉस हुआ, जैसे मान लो फायर इंश्योरेंस था, आग जैसे ही लगा, अब आप कंपनी को बताते हो, कंपनी फिर सर्वे करवाता है, सब कुछ होने के बाद क्लेम एडमिट होता है, फिर उसका पेमेंट होता है। अब बात है कि किस ईयर में, कौन से ईयर में कंपनी इसको खर्चा बुक करेगा। तो कंपनी को उसी ईयर में खर्चा बुक करना चाहिए जिस ईयर में वो लॉस हुआ था, मतलब जब आपको इंटीमेट कर दिया कंपनी को, जिस दिन कंपनी को पता चल गया उसी दिन का ये इन लोगों को खर्चा, उसी दिन का खर्चा इन लोग को बुक करना चाहिए उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। जैसे देखो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम टू बी सोन इन द रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। तो इन लोगों को कैलेंडर ईयर जो इन लोगों का 2021 है, इन लोगों को इसका दिखाना है। तो आप अगर चेक करते हो, देखो यहाँ पर इंटीमेटेड किस साल में इंटीमेट हुआ है, तो आप देखो यहाँ पर जो आपके काम का है 2021, एक ये, दूसरा ये, तीसरा। अब पेमेंट कभी भी होता है, एडमिट कभी भी होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको खर्चा इस साल में आपको दिखाना है। तो यहाँ पर चेक करो अगर आप, तो ये आ गया 10,000, ये 8, 18 और ये 1,02,000, कितना दोनों मिला के, तो 10, 8, 18 और ये 1,02,000, ये हो गया 1,20,000। और बोलता है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ री इंश्योरेंस था 25, कुछ नहीं बोला, हमेशा मानना री इंश्योरेंस सीडेड है। तो आपको 95,000 का नेट खर्चा दिखाना, आंसर यही आएगा। बट प्रेजेंटेशन करना इस तरह से डायरेक्ट दिखा सकते हैं, आप आंसर मिलाओगे 95 ही आपका आएगा, बट तरीका बस अलग है आपको शो करने का इसका। ठीक है, अब समझो कैसे आपको दिखाना। सबसे पहले आपको शो करना पड़ता है कितना नेट पेमेंट हुआ है 2021, आप 21 का बात कर रहे हो अभी ना, आप तो 21 का बात कर रहे हो, तो आप बताओ 21 में पेमेंट कितना हुआ टोटल। तो आप अगर चेक करो 21 में पेमेंट यहाँ पर कितना हो रहा है, तो पेमेंट हुआ 21 में, ये वाला पेमेंट हुआ है, ये हुआ है पेमेंट, और ये हुआ है, तीनों मिलाकर कितना पेमेंट होता है 15,000, ये 12, 27,000, और ये 1,02,000, कितना होता है 15,000, 12, 27 और ये 1,02,000, 1,29,000 हो रहा है क्या, यस। तो 1,29,000 का तो पेमेंट हुआ है। अब इसमें वो सारा पेमेंट आपको रिमूव करना है जो इंटीमेट हुआ ही नहीं था 2021 का,
लेकिन हम लोग को 2021 का ही हम लोग को दिखाना है खर्चा इंटीमेट जो हुआ इस साल। अब आप चेक करो, अगर ये इसका इंटीमेशन आया था 2020 में, इसका पेमेंट कब हुआ 2021 में, तो मतलब ये इधर का खर्चा नहीं है। तो 2020 या उसके पहले कहीं भी अगर इंटीमेट हुआ था तो वो खर्चा हम लोग को 21 में दिखाना। तो हम लोग को ये 15,000 हम लोग को हटाना पड़ेगा यहाँ से। उसके साथ साथ और एक ये 21 में यहाँ पर पेमेंट हुआ है, बट ये 19 में इन्फॉर्म किया गया था, तो ये उधर का खर्चा है। तो 15 ये और ये 12 27, तो 27,000 तो हमारा यहाँ पर है ही नहीं, उसको आप हटाओ तो कितना बच गया, 1,02,000, 1,02,000। और आपको वो सब ऐड करना है जो कि इंटीमेट 21 में हुआ बट पेमेंट नहीं हुआ है। आप समझो, जैसे यहाँ देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, ये 2021 में इंटीमेट तो हुआ बट पेड कब हुआ है, 22 में। तो पेमेंट 21 में तो हुआ नहीं है, तो 1,29,000 में आपने इसको काउंट तो किया नहीं होगा, तो आपको ये 10,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और है जो 21 में इंटीमेट हुआ है बट भाई पेमेंट 22 में हो रहा है, 21 में नहीं हुआ, तो ये 1,29,000 में काउंट नहीं हुआ होगा। तो हम लोग को और ये एक 8,000 रुपया, मतलब और 8 यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये आ गया 1,20,000, माइनस करो 25, 95,000। बोलो क्लियर है क्या ये चीज़? इस तरह से आपको शो करना है। 1,29,000 से 27 हटाओ, 18 ऐड करो, करके ये आ जाएगा। दिखा पाओगे इस तरह से? और चलो इसका नोट्स में पढ़वाता हूँ आपको। क्लेम पे चलो, देखो यहाँ पर। तो क्लेम में क्या आएगा, क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, वही री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और सीडेड उस तरह से हम लोग करते हैं। सर्वेयर का फी, लीगल एक्सपेंसेस जो दिखाना वो, हाँ, बट यहाँ पर तरीका थोड़ा अलग, प्रेजेंटेशन का वो जो देखा हम लोग उस तरह से हम लोग को दिखाना एग्जाम में। ठीक है। अब फिर ये चेक करो यहाँ पर क्या लिखा हुआ नोटिस के बाद, देखो बोलता है क्या, आफ्टर द लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो भी जैसे आग लगा हमारा गुड्स में, स्टॉक पूरा चल गया, वो सब चीज़, जैसे सब्जेक्ट मैटर में हमारा लॉस जो हुआ, इंश्योर्ड पर्सन जो रहेगा वो इंटीमेट करता है कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, फॉर द पर्पज ऑफ क्लेम। कंपनी उससे एक्सेप्ट करता है और पेड करता है। लेकिन ये सब कुछ करने में टाइम लगेगा। देयर में बी अ सिचुएशन वेयर क्लेम इज इंटीमेटेड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट एक्सेप्टेड, वो सर्वे वर्वे हुआ, सब कुछ होने के बाद फाइनली एक्सेप्ट किया ये लोग। हाउएवर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, हम लोग क्या बोलते हैं, जो क्लेम इंटीमेट हो गया था बट वो एक्सेप्ट नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर, बट फिर भी आपको उसको दिखाना चाहिए इसी ईयर में, करंट ईयर में ही। क्लियर है सब चीज़? और क्लेम इंटीमेट जितना भी होता है सबको हम लोग को वेरीफाई करना जरूरी है, इसलिए सर्वे फी और लीगल फी ये सब आता है। और कुछ भी नहीं बता रहे आपको, जैसे हम लोग भी समझे, कुछ भी नहीं बता रहे री इंश्योरेंस के बारे में, आप क्या मानना, वो री इंश्योरेंस सीडेड है। क्लियर है क्या? अब वो यहाँ पर एक एक दो और समय जहाँ पर ना हम लोग को यूआरआर का एंट्री भी करने बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक ये एग्जाम का क्वेश्चन है ये, यस, दिसंबर 14 में 8 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो क्या बोलते हैं, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाई राष्ट्रीय बीमा कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14। ऑन 1 अप्रैल 30, मतलब ओपनिंग बता रहा है यहाँ पर, 14 का बात है यहाँ पर, 1 अप्रैल 30 मतलब ये ओपनिंग यूआरआर बता रहा है। तो इन लोगों के पास अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व जो था इन रिस्पेक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस बिजनेस 52.5 था, इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस बिजनेस 55 करोड़ था, इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस इनके पास 12.5 करोड़ था। In the it is the practice of company to create 100% of net premium income in respect of marine insurance, कुछ नहीं बोला तो हम लोग यही मानते हैं 100, 50 और 50 ये सब, and 50% net premium in respect of fire and miscellaneous insurance policies. During the year 13-14 the following business were conducted, बस क्या क्या हुआ यहाँ पर, प्रीमियम कलेक्ट हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी। तो मैं पहले बात करता हूँ मरीन को लेकर, ठीक है। देखो यहाँ पर तो मरीन इंश्योरेंस में कितना हुआ है, 57 आपके पास यहाँ पर आया है डायरेक्ट बिजनेस से, ठीक है। और अदर बिजनेस, अदर इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकिंग, मतलब प्रीमियम हम लोग को मिला है फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी, जो हम लोग रिस्क उनका हम लोग अंडरटेकिंग, मतलब ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है, तो इसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। और प्रीमियम हम लोग को पे हुआ या फिर पे करना है अदर इंश्योरेंस कंपनी को ऑन बिजनेस सीडेड, जो हम लोग ट्रांसफर किए हैं, तो ये हट जाएगा। नेट में कितना आ रहा पहले बताओ, 57 प्लस 17.5 माइनस 21.5, तो 53 का हमारे पास आ रहा नेट प्रीमियम। अब ये है आपका क्या, मरीन इंश्योरेंस है, मतलब आपको 100% बनाना पड़ेगा क्लोजिंग प्रोविजन 53। आपका ऑलरेडी कितना बना हुआ है, आपका ऑलरेडी बना हुआ 52.5। तो आप बोलोगे देखो मेरे को 53 बनाना तो है, 52.5 बना हुआ अगर है तो 0.5 अगर पीएल से नेट हम लोग निकाल ले तो हमारा काम चल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से प्रोविजन हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसका इंटरेस्ट पता है कैसे क्या होता है, हम लोग सबसे पहले, आपको याद होगा रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट वाले केस में हम लोग पहले लास्ट ईयर वाला हम लोग इस साल लेते हैं, फिर हम लोग ट्रांसफर, आप इसका लेजर देखो, ज़्यादा समय लेजर में पहले आप आओ, पर ये आप देख लो, मरीन आपको दिखा यहाँ पे 57 प्लस ये आया -21.5, 53, 100% बनाना है प्रोविजन,
ये 100% आया, ऑलरेडी इतना बना हुआ हमारे पास, 0.5 बनाने से काम चल जाएगा। ठीक है, 0.5 बनाने से काम चल जाएगा हमारा। तो आप चेक करो यहाँ पर जो इनका ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ था, ये पहले आप भेज दोगे पीएल मतलब इनके रेवेन्यू अकाउंट में भेज दोगे आप। ठीक है, यहाँ भेज दिया आपने, और फिर इस साल रेवेन्यू अकाउंट से आप फिर निकालोगे इतना इतना। तो नेट में पीएल में कितना जाएगा, वही अमाउंट जो हम लोग को पीएल बोलते हैं, मतलब यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट आएगा, यहाँ पर वहाँ पे कितना आएगा, ये 0.5 जाएगा। तो उसके लिए बस हम लोग को एंट्री करना वो नेट वाले अमाउंट के। ठीक है, तो मरीन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिसीव 0.5। चलो एक और का देखते हैं हम लोग, फाइव का देखते हैं। यहाँ कितना बनाना हम लोग को, 50%। ठीक है, 125 प्लस 12.5 तो 137.5 माइनस 16.5, यहाँ आ रहा 121। इसके ऊपर कितना बनाना पड़ेगा, 50%, 60.5, कितना बना हुआ ऑलरेडी हमारे पास, 55, इतना बना हुआ है। तो भैया 5.5 और बना दो, काम हो जाएगा, है ना। ऐसा ऐसे कर सकते हो। तो ये एंट्री पास करने का और ये अकाउंट बनाने का आपको यहाँ पर 8 मार्क्स दे रहा है। और क्या चीज़ नहीं बताओ। और अब इसके बाद हम लोग, चलो अब चलते हैं हम लोग रेवेन्यू अकाउंट में। ये सीख गए ना, तो अब रेवेन्यू अकाउंट बहुत आसान हो गया। अब देखो यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट कैसे क्या बनता है। हम लोग रेवेन्यू अकाउंट पहले हम लोग बनाएंगे सबका डिफरेंट डिफरेंट, हम लोग पहले अलग हम लोग बनाएंगे, मतलब फायर का अलग, मरीन का अलग, और फिर अदर्स का अलग। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पर, हम लोग बोलते हैं, देखो प्रीमियम जो इनका आ रहा है, इनका वो एक इनकम हो सकता है, इनका अदर कुछ इनकम हो सकता है, और कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट से भी इनकम इनका आ सकता है, इन्वेस्टमेंट से इनकम आ सकता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो ये जो आएगा प्रीमियम का होता है शेड्यूल 1, बाकी दोनों को शेड्यूल नहीं है। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस में हम लोग आएंगे, तो वहाँ पे क्लेम जो इनका मेन होगा, क्लेम शेड्यूल 2। फिर इनको कमीशन पे करना पड़ता होगा, तो कमीशन है इनका शेड्यूल 3। और जो अदर इनका ऑपरेटिंग जितना खर्चा उसका है कमीशन, यहाँ पर ये 4। तो ऐसा करने से इनके पास ये नेट एक्सपेंस अगर प्रॉफिट दिखेगा। आप आओ यहाँ पे फॉर्मेट में चलते हैं एक बार, ये फॉर्मेट आपको दिख जाएगा, ये रहो, देखिए यहाँ पर। तो जो प्रीमियम अर्न होगा शेड्यूल 1 में दिखाना है, अदर्स ये पे इनकम और इन्वेस्टमेंट हमारा इंटरेस्ट डिविडेंड और कुछ इन्वेस्टमेंट किया प्रॉपर्टी वगैरह, तो रेंट वहाँ से आता होगा। ग्रॉस बेस पे दिखाना, ग्रॉस मतलब टीडीएस डिडक्ट अगर हुआ है, मान लो 1 लाख था, टीडीएस डिडक्ट हुआ 10,000 रुपया, 90,000 आपको मिला है, तो आपको नेट नहीं, आप ग्रॉस इनकम दिखाना 1 लाख। ठीक है, फिर क्लेम जितना गया है वो शेड्यूल 2 में, कमीशन गया है शेड्यूल 3, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है शेड्यूल 4, तो इससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस जो भी वो आ जाएगा। फिर इन तीनों का अलग अलग बनेगा, फायर का, मरीन का, इंश्योरेंस का, तीनों को लेकर हम लोग चल जाएंगे हम लोग पीएल में। और यहाँ पर पीएल ने फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी देखो यहाँ भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। सर ये फिर ये कैसा आया, ये वो इन्वेस्टमेंट्स होगा, उनका इनकम होगा जो जनरल फंड से पैसा लगाया गया। और अगर आप स्पेसिफाइड है आपके पास कि इतना फायर का था, इतना पैसा मरीन का था, तो फिर आप जो क्या करो, आप यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, हाँ, बट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, ऐसा कोई काम हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद जितना भी अदर एक्सपेंस होगा जो आप यहाँ पे नहीं बांट पाए हो, सबका डिफरेंट डिफरेंट, बाकी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर जो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम लोग लेस करेंगे प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर एक होता है कैटेस्ट्रॉफ रिजर्व। ये क्या होता है, जब कोई अचानक से कोई बड़ा कुछ मान लो घटना घटी, जैसे मान लो कोविड जैसे आया था, ठीक है ना, ऐसा कुछ इमरजेंसी में कुछ ऐसा हो गया, तो उस टाइम के लिए रिजर्व हम लोग को बनाना पड़ता है। जब तक सब में नहीं हुआ तब तक हम लोग अपने से इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, फिर आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन, फिर हम लोग बाकी अप्रोप्रिएशन डिविडेंड वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो अपने एग्जाम का बात करो तो यहीं तक है ना। और मैं आपको इसके ऊपर अब 2-3 सम करवाता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ, और एग्जाम में भाई बेधड़क पूछा हुआ है। ठीक है, इवन जून 24 में भी 7 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कितना आसान क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, चलो आपको। ये आया जून 19 में 6 मार्क का। बोलता है प्रिपेयर द इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट ऑफ अग्नि फायर रेवेन्यू इंश्योरेंस लिमिटेड एज पर IRDA रेगुलेशंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। बोलता है क्लेम पेड हुआ है, जो क्लेम पेमेंट हुआ है 6 लाख रुपया। लीगल एक्सपेंस गया रिगार्डिंग क्लेम, इसी में ऐड होगा, 6,10,000 हो जाएगा। प्रीमियम अपने को रिसीव हुआ है 12,50,000, लेकिन री इंश्योरेंस का पेमेंट करना पड़ गया है 50, तो 12 लाख ही हुआ नेट बचा जो हमारे पास। कमीशन गया है शेड्यूल 2 का चीज़ है ये, कमीशन दिखा रहे 3 लाख। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट मतलब ये अदर एक्सपेंस का चीज़ है शेड्यूल 3, अच्छा नहीं सॉरी मैं कमीशन था ना, तो ये कमीशन जाएगा शेड्यूल 3 में, एक्सपेंसेस वाला ये 4 में, ये कि 2 में तो हो जाता है हमारा क्लेम, क्लेम जाएगा 2 में, और प्रीमियम जाएगा 1 में। ठीक है, प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिजर्व जो ओपनिंग है वो है 5,75,000 का। तो आप देखो यहाँ पर आपको क्लोजिंग 12 लाख पे कितना बनाना पड़ेगा, 50% मतलब 6 लाख, और ऑलरेडी 5,75,000 है, तो आपको 25,000 और नेट में बना दो, काम चल जाएगा। तो 11,75,000 आपका प्रीमियम में शेड्यूल 1 में ये दिख जाएगा। ठीक है,
फिर बोलता है आपके पास क्लेम अनपेड है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो देखो क्लेम यहाँ पर 6,10,000 यहाँ तक आ रहा था, उसके बाद क्लोजिंग हम लोग ऐड करेंगे 80, 6,90,000 हो जाएगा, माइनस लेस करेंगे हम लोग यहाँ पर ओपनिंग, तो 6,40,000 दिखेगा। तो शेड्यूल 2 में 6,40,000 हमारा यहाँ पर दिख जाएगा। फिर शेड्यूल 3 में कमीशन कितना आ रहा है, 3 लाख, 3 लाख है ना, हाँ, और 2 लाख का एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डन। ये सब कुछ करने के बाद आपको आ जाएगा प्रॉफिट 35। और भाई इसके लिए 6 मार्क्स आपको दे रहा है। और तो यहाँ पे बोल भी दिया कि 50% माना, नहीं बोलता तो भी हम लोग वही बनाते, है ना। तो कितना आसान चीज़ है ज़िंदगी में, है ना। और यहाँ पे नोट सब दिखाया हुआ है कैसे कैसे है। अब यही देखो आप जून 24 में 7 मार्क का देखो क्या क्वेश्चन पूछा, देखो यहाँ पर अब दिख रहा है आपको। लीगल एक्सपेंस क्लेम हुआ है यहाँ पर 5 लाख, बस वही 5 लाख चेंजेस किया है, 6 लाख का 5 लाख किया है। लीगल एक्सपेंस 10 वही है, 12,50,000 ये 50, फिर 3, फिर 2, आपको दिख रहा है 5,75,000 ओपनिंग क्लोजिंग, बस सब कुछ ठीक है। चेंजेस क्या हुआ यहाँ 5 लाख, मतलब खर्चा आप 1 लाख रुपये कम कर दिया यहाँ पर, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा यहाँ पर 1,35,000 हो जाएगा, 35 का जगह। ये जून 24 में 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ ये। एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का ही शायद, आप इसको कर सकते हो, दिसंबर 15 में 8 मार्क का आया हुआ है। एक और लास्ट क्वेश्चन है मैं करवाता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं करवाता हूँ, चलो फिर क्या बोलते हैं। एलिट मरीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कमेंस इट्स बिजनेस ऑन 1 April 14। The company provides you the following information for the year ended 31st March 16। आउटस्टैंडिंग क्लेम था, मतलब ये दिख रहा है आपको ओपनिंग है ये 98, तो क्लेम में से इसको लेस करना पड़ेगा, ऐड करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग। क्लेम पे हुआ है इस साल 350 लाख का। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इनके पास जो है देखो मरीन है, 100% माना पड़ेगा, तो ओपनिंग जो इनके पास पड़ा हुआ है वो है 7,80 लाख का। लीगल एक्सपेंस रिगार्डिंग क्लेम, ये क्लेम में ही ऐड होगा ये। एजेंट का कमीशन गया है तो कमीशन दिखा देंगे हम लोग शेड्यूल नंबर 3 में। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट शेड्यूल नंबर 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। प्रीमियम रिसीव हुआ था 1690, री इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोगों को पेमेंट करना है कितना 75, तो 1690 माइनस 75 ये 1615 ये बच जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंट इनको रिसीव हुआ तो वो हम लोग दिखा देंगे इनकम में प्रीमियम के नीचे, है ना। और सर्वेयर फी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा क्लेम के साथ। बोला क्लेम आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग का 35 लाख, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग में 105 लाख, एक्सपेंसेस है मैनेजमेंट का ये 35 लाख रुपए ये ड्यू है, तो जो आपको दिख रहा है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर 180, आपको 35 यहाँ पर ऐड करना है, 215 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जो है वो आपको 100% माना नेट प्रीमियम का, बताओ इसके लिए 8 मार्क दे रखा है, कर पाओगे इसको। चलो एक बार बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ प्रीमियम रिसिप्ट, तो प्रीमियम आया 1690 माइनस की ये 15, और आपको ऐड करना है 105, कितना हो गया ये 1615 प्लस 105, तो 1720। ओपनिंग गुस्सा क्या, ओपनिंग यहाँ पर प्रीमियम को लेकर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इस पे 1720 का बनना चाहिए, है ना, इतना बनना चाहिए 1720 का, ऑलरेडी कितना बना 100% माना है ना, तो ऑलरेडी 780, 1720 माइनस 780 ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग को 940 अगर नया बना दे काम चल जाएगा, तो नेट में यहाँ पर 780 का प्रीमियम इनकम हमारा यहाँ पे दिखिएगा, है ना। और ये कैसे आया पूरा यहाँ पर शो किया होगा, दिख रहा है आपको, 1690 प्लस ये 105 माइनस के 75, 1720 ये आ गया, 940 हम लोग को बनाना पड़ेगा नेट में, तो 780 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप चेक करो तो वो तो एक इनकम था हमारे पास 24 का, वो दिखा देंगे, नेट हमारे पास टोटल इनकम यहाँ पर दिख गया। अगर क्लेम का अगर देखो तो क्लेम दो कितना है यहाँ पर, क्लेम पे हुआ था 350 लाख का, प्लस लीगल एक्सपेंस आएगा उसमें 12, और यहाँ पर सर्वे का फी आएगा 30, कितना हो गया 392, ठीक है। इसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 35, तो आप ऐड करो इसमें 35, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 98, आप इसको लेस करो, कितना आ रहा है देखो 392 प्लस 35 माइनस 98, ये आ रहा है 329, इतना का आपको यहाँ पर क्लेम शो करना है, ठीक है। अब बाकी खर्चा नॉर्मल एकदम दिया हुआ था, ठीक है, 215 इसका आउटस्टैंडिंग लेने के बाद नॉर्मल 120, इसके लिए आपको दिसंबर 16 में 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। कर पाओगे इस तरह से, इससे कर लेंगे चलो। ये भी प्रैक्टिस सम दिया हुआ, प्रैक्टिस करना है, इसको सब मिला के दिया हुआ, ठीक है इसमें। चलो आ जाओ, अब हम लोग करना है यहाँ पर सीधे लाइफ इंश्योरेंस, है ना, सीधे करना हम लोग लाइफ इंश्योरेंस। आपको मैंने ये सब अभी थ्योरी मैंने छोड़ रखा, मैं एक बार जब पढ़ा लूँगा पूरा बताऊंगा, ठीक है ना, यहाँ पे थ्योरी। चलो आ जाओ, अब तो लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, पहला बात तो हम लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, बट ये लाइफ एश्योरेंस होता है। अब क्यों सर ये लाइफ एश्योरेंस होता है, ये देखो हम लोग जब बात करते हैं इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में एक क्लॉज होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी,
जिसको हम बोलते हैं फुलफिलमेंट ऑफ लॉस, हिंदी में बोले तो क्षतिपूर्ति। फुलफिलमेंट ऑफ लॉस, आप एक बात बताओ, कोई इंसान कितना भी नकारा हो, निकम्मा हो, कैसा भी हो, आप उसके लाइफ के कॉस्ट में जो लॉस होगा उसके लाइफ को जाने से, मतलब उसका जान जाने से जितना का लॉस हुआ है ना, आप उसको जिंदगी में फुलफिल नहीं कर सकते हो। आपको नहीं पता वो इंसान किसके जिंदगी में कितना क्या वैल्यू रखता था, आप कभी भी वो लाइफ का लॉस आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, किसी का भी, चाहे आपके नियर में कैसा भी वो इंसान हो। तो इसलिए हम लोग इंश्योरेंस तो बोल ही नहीं सकते लाइफ के केस में कि वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे ना, कितना लॉस हुआ है तो हम लोग कैसे फुलफिल करें बताओ आप, वो तो निकालना ही मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं एश्योरेंस होता है। क्या होता है ये? एश्योरेंस होता है। और जो लाइफ एश्योरेंस का जो काम है ना, ये जो लाइफ नॉर्मली बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, ये काम है हमारा, ये एक सोशल कॉज का काम है। ये सोशल कॉज का ही काम है। इससे नॉर्मली आप बिजनेस नहीं बना सकते हो। और अगर आपको प्रॉफिट होता भी अगर है ना, तो आपको इसका 95% ऑफ द प्रॉफिट आपको वापस करना पड़ता है पॉलिसी होल्डर्स तक को ही। आपको 95% प्रॉफिट आपको पॉलिसी होल्डर को देना पड़ता है, और बाकी 5% से आप शेयर होल्डर्स को बांट सकते हो। इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस में जितना भी कमाई आपको हो रहा है किसी कंपनी को, तो उस कमाई का 95% जो है वो लोग लौटा देता है अपने पॉलिसी होल्डर्स को ही, और बाकी 5% का हकदार बस कौन है? शेयर होल्डर्स। अब ये 95% पता है कैसे लौटाता है ये लोग? इसको बोलता है बोनस। अब वो डिफरेंट डिफरेंट बोनस हो सकता है। एक होता है कैश बोनस, आपको ईयर एंड पे या फिर 2 साल पे आपको ये पैसा दे देगा, है ना, ये बोनस ले लो आप, कुछ रिफंड। या फिर आपके नेक्स्ट वाले प्रीमियम को रिड्यूस कर देगा, वैसे हो सकता है। या फिर हम लोग बोलते हैं कि आप वेट कर लो, आप बीच में पैसा मत लो, आप एंड में एक ही बार जाके लेना सबको एक्यूमुलेट करके, तो आपको ज़्यादा भी मिलेगा, और वैसा बात आप लेट से लोगे पैसा ज़्यादा मिलेगा आपको। उसको बोलते हैं रिवर्सनरी बोनस। और कहीं कहीं बीच में बोनस डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको लोग बोलते हैं इंटेरिम बोनस। मतलब अलग अलग तरह का बोनस हो सकता है, बट जो भी होगा आपको सब मिलाकर 95% तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। एक बीच में हमारा आता है टर्मिनल बोनस, वो पता है क्या होता है? अगर आप पॉलिसी पूरा एंड तक चलाते हो तो आपको फिर अलग से बोनस देते हैं, टर्मिनल बोनस, भाई ये पूरा एंड तक ये बंदा चलाया है। तो किसी भी तरह से करके हम लोग आपको 95% वापस कर ही देंगे। ठीक है, तो आप पहले यहाँ तो थोड़ा सा पढ़ते लो पहले एक बार। देखो लाइफ में एक बार आओ, लाइफ इंश्योरेंस पहले एक बार आप आओ। देखो, तो लाइफ इज नेवर इंश्योर्ड, it is assured, but in general it is referred as life insurance. In India, life insurance business is done by companies are required to prepare। दो क्या क्या बनाना है इन लोग को? रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, रेवेन्यू अकाउंट नॉर्मली पॉलिसी होल्डर का होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। इसका बनाना पड़ता है वैल्यूएशन बैलेंस शीट और बैलेंस शीट। तो हमारे सिलेबस में अगर आप बात करो ना, पता है एक ही चीज काम का है, ये वाला वैल्यूएशन बैलेंस शीट, बस यही सीखना हम लोग को अभी, और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर बोलता है क्या? देखो, सिंस लाइफ इंश्योरेंस इज अ सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, कंपनी डू नॉट अर्न प्रॉफिट, ए प्रॉफिट अचीव्ड, देन क्या करता है लोग? 95% ऑफ द प्रॉफिट इज गिवन बैक टू द पॉलिसी होल्डर इन द फॉर्म ऑफ बोनस, और बाकी 5% का हकदार कौन है? शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब बोनस कैसे भी दे सकते हैं हम लोग आपको, आपको आपके तक पैसा पहुंचाना है। एक होता है कैश बोनस, क्या करेंगे हम लोग आपको हर साल कुछ कुछ पैसा हम लोग वापस कर देंगे बोनस देके। या फिर हम लोग आपके प्रीमियम को घटा देंगे, नेक्स्ट जो प्रीमियम आने वाला है उसको हम लोग घटा देंगे। इंटरिम बोनस क्या होता है? जब दो बोनस डिक्लेरेशन डेट पे बीच में आपको बोनस देना पड़ गया, तो वो बोलते हैं इंटरिम बोनस हम लोग। फिर यहाँ पर हमारा आता है टर्मिनल बोनस, जो लोग एंड तक रुका है उन लोगों को कुछ हम लोग एक्स्ट्रा बोनस देते हैं इस नाम पे। और रिवर्सने बोनस का मतलब क्या होगा? जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा उस समय लेना, तो अब ऐसा बात है तो ज़्यादा मिलेगा पैसा आपको उस समय। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आपको बोनस, अलग अलग बोनस आपको देंगे। अब ये क्या कॉन्सेप्ट होता है वैल्यूएशन बिजनेस का, पहले वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अपने वैल्यूएशन बैलेंस शीट का, यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बस ध्यान से इसको देखना। ठीक है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट। पहला बात तो ये एक चीज समझ लो, ये बैलेंस शीट नहीं जो हम लोग बनाते हैं एसेट लायबिलिटी, वो बैलेंस शीट नहीं है ये। जो हम लोग बोलते हैं ना वैल्यूएशन बैलेंस शीट, ये एक सीट समझ लो, होता है सीट, वो हमारा जो पेपर होता है लाइक वैसे सीट, उसका बात कर रहा है। तो सर ये फिर है क्या? समझो हम लोग जो यूआरआर निकाल लेते हैं ना, मुझे यूआरआर लिखा था, आपको ध्यान में होगा, अभी हम लोग किए थे यूआरआर इसके केस में, जनरल इंश्योरेंस के केस में, मरीन में 100%, फायर में 50%, अदर में 50%, जो हम लोग कर रहे थे, वहां पर एक रेट डिफाइन किया गया था। ठीक है, आपको उसी रेट से बनाना है, ज़्यादा चाहो तो आप बना सकते हो।
बड़ी बात बताओ, लाइफ के केस में ऐसे लगता आपको इतना इजीली निकाल सकते हो, या फिर रेट बता दे एक 100%, 80%, 90%, कुछ भी बता दे हो जाएगा उससे? नहीं, पॉसिबल नहीं वहाँ पर। इस तरह से करना वहाँ पर इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर ना समझ लो कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूअर। वो वैल्यूअर्स आते हैं और वो बताते हैं कि उनके हिसाब से आज क्या लाइबिलिटी, क्लोजिंग अभी लाइबिलिटी बन सकता है, वो बताएंगे। मतलब आने वाले फ्यूचर में कितना लोग एक्सपायर मान लो कर सकता है, और कितना आपको प्रीमियम और आने वाला है, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, सबको नेट करेगा, फिर आपको बताएगा कि इतना नेट में आपको लाइबिलिटी आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पता है क्या निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं हम लोग लाइफ एश्योरेंस फंड। लाइफ एश्योरेंस फंड, तो ये और कुछ नहीं है, ये जो हम लोग अभी करके आए ना रेवेन्यू अकाउंट जो हम लोग बनाए अभी, अभी जनरल इंश्योरेंस के केस में, वहाँ जो प्रॉफिट आ रहा था ना, वो वही है। बस इस प्रॉफिट समझ लो आप, यूआरआर घटाया हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू और जो लाइबिलिटी बोल रहा है वो घटाया हुआ नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस फंड का मतलब क्या है? जो आपका अभी तक आ रहा था वो प्रॉफिट वही है, बट इसमें अभी लेस नहीं किया हुआ है, जिसमें लेस नहीं किया हुआ अभी तक क्लोजिंग लाइबिलिटी। अब मान लो लाइफ इंश्योरेंस फंड जो है, मान लो लाइफ इंश्योरेंस जो फंड है, जो लाइफ एश्योरेंस जो फंड है, ये फंड में यहाँ पर पड़ा हुआ है 1,000 करोड़। ठीक है। और वैल्यूएशन जो हुआ, तो वैल्यूअर जो बोल रहा है कि देखो, वैल्यूअर बोल रहा है देखो सर, हमारे हिसाब से यहाँ पर अभी भी 480 करोड़ का लाइबिलिटी आ सकता है, क्लोजिंग लाइबिलिटी ये हमारे हिसाब से एज पर वैल्यूअर क्लोजिंग लाइबिलिटी 480 करोड़ है। तो मैं क्या बोलूँगा, 520 करोड़ तो हमारा प्रॉफिट इसका मतलब हो चुका है। बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ये हमारा वैल्यूएशन बैलेंस शीट। इसमें बताते हैं हम लोग वाई लाइफ एश्योरेंस फंड, ये कितना होगा, 520, सॉरी कितना, 1000 था ना, 1000। क्लोजिंग जो लाइबिलिटी होगा, क्लोजिंग लाइबिलिटी एज पर वैल्यूअर जो हमारा है 480, तो ये फिर नेट प्रॉफिट ये बता सकता है। अब इसको नेट प्रॉफिट नॉर्मली इसको बोलते हैं सरप्लस। ठीक है। और यहाँ आया था डेफिसिट, कितना, 520। अब ये बाई और टू है ना, कहीं लिखता है कहीं नहीं लिखता, तो आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बताना आपको, ठीक है, देखो 1000 था, ये 480। अब जनरली कुछ नहीं होता, हम लोग क्या बोलेंगे, इस 520 में से, इस 520 में से 95% किसका है, पॉलिसी होल्डर का, 5% किसका होगा इसमें से, शेयर होल्डर्स का। बट पता है बहुत बार क्या होता है, इंटेरिम बोनस डिक्लेयर हो जाता है, तो भाई लोग तो ऑलरेडी कुछ पैसा ले रखा है, ये जो बंदा, ये लोग जो है पॉलिसी होल्डर ऑलरेडी कुछ ले रखा है। मान लो मैं बोलता हूँ कि ना कि 80 लाख का, सो 80 करोड़ का ऑलरेडी इस साल में इंटेरिम बोनस डिक्लेयर हो चुका था। और जनरली ये 2-2 साल में बनता है, ये वैल्यू बेनिफिट जो है ना, लाइबिलिटी जो निकाला जाता है, ये 2-2 साल में ये निकाला जाता है। 1 in 2 years हम लोग को लाइबिलिटी हम लोग को निकालना पड़ता है ये। तो समझो ये जो 80 करोड़ रुपया के लोग ऑलरेडी ले चुका है, इसका मतलब अगर ये नहीं लिया होता, तो नेट में आप लोग सरप्लस कितना दिखता, 520 प्लस 80, 600 का सरप्लस आता। और फिर इस 600 का 95% और 5% होता, ये सही होता ना? बताओ गलत है क्या, बताओ। ये बोल रहा है कि 520 आज जो सरप्लस दिख रहा है, भाई ये लोग तो ऑलरेडी ले रखा है 80, अगर नहीं लिया होता 600 का आता। और आप देखो, अगर 600 का 95%, इन लोग को 570 मिलना चाहिए, और बाकी 30 इन लोग को मिलना चाहिए। इस 570 में ऑलरेडी 80 ये लोग लेके रखा है, 80 करोड़। तो 570 माइनस 80 कितना होता है, 490। तो आज जो 520 आपका बचा हुआ ना, 490 इसको मिलना चाहिए, 30 इसको मिलना चाहिए। और अगर आप ये सब नहीं करोगे, पता है क्या होगा, आप नहीं करोगे, 520 का 5% कितना होता है, ये बेचारों को मिल जाएगा 26 करोड़ खाली। अगले लोग पता है कितना मिल जाएगा, 520 का 95%, 494 प्लस 80 ऑलरेडी मिल रखा है, 494 प्लस 80, इन लोग को मिल जाएगा 574, जो टोटल मिलना चाहिए था 570। तो इन लोग दिख रहा है 4 करोड़ यहाँ पे एक्स्ट्रा इसको मिल गया, इन लोग कम मिल गया, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तुम लोग पता सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कितना सरप्लस आ रहा है। सरप्लस का चेक करो, क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंटेरिम बोनस डिक्लेयर हुआ था क्या? अगर ऐसा हुआ था तो पहले उसको ऐड करके बताओ कि नेट में सरप्लस क्या है, पहले वो देखो। उसका 95 इन लोग को मिलना चाहिए, और जितना मिल गया वो माइनस करो। ठीक है ना? अब इन सब का पता है बहुत बार क्या बोलता है लोग, इन सब का बात बहुत बार बोलता है कि नहीं सुनो, ये आ तो रहा है 600, बट ना पूरा नहीं बांटने वाले हम लोग, पता है, हम लोग पूरा नहीं बांटोगे, नहीं पूरा नहीं बांटेंगे। हम लोग अभी चाह रहे हैं कि इसमें से 50 करोड़ ना हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करें, लग रहा कुछ हम लोग को लॉसेस हो सकता है। तो ठीक है, ट्रांसफर कर दो, कैरी फॉरवर्ड कर दो, हटा दो वहां से। उसके बाद जो भी आएगा नेट में डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से होगा, 95 इसको, 5 इसको।
अब मैं आपको नोट पढ़ाता हूँ, पहले मैं नोट्स के बाद में फिर ले चलता हूँ आपको सम पे, ठीक है। नोट्स में आओ एक बार, देखो यहाँ पर होता है क्या, दिस रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, कहाँ गए हम लोग, देखो यहाँ पर लाइफ एसेंस फंड, यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड्स ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही जो नॉर्मली प्रॉफिट हम लोग बात करते हैं। इट इज नथिंग बट द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विदाउट एडजस्टिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वैल्यूअर्स लाइबिलिटी। वो बता दो कितना हम लोग कर देंगे एडजस्ट ना। तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट क्या होता है, तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट पहले बात समझ लो कि बैलेंस शीट नहीं है, एसेट लायबिलिटी वो नहीं है, ये वैल्यूअर है। वैल्यूअर के हिसाब से जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी है उसका एक स्टेटमेंट, उसका एक सीट है, इसलिए बोलते हैं वैल्यूएशन बैलेंस शीट और कुछ नहीं। तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय एक्चुअरी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड कैन नॉट टेकन एज प्रॉफिट, जो हम लोग आता है वैल्यूअर जिसको बोलते हैं एक्चुअरी, नॉर्मली वही ये सब काम करेगा, एक्चुअली जो लोग कर रखा है वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एज द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी इट नीड्स टू बी एडजस्टेड विद द क्लोजिंग लायबिलिटी एज पर द एक्चुअरी वैल्यूएशन, जो एक्चुअरी का वैल्यूएशन होगा उस हिसाब से आपको करना है। एक्चुअली वैल्यूएशन नॉर्मली एक बार होता है 2 साल में। और नेट लायबिलिटी निकालता है कैसे है वो, पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर लायबिलिटीज माइनस पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स। ये बोलना बड़ा आसान है बट निकालने में ना हालत खराब हो जाएगा पता, इसलिए इसके लिए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स, और भाई साहब ये प्रोफेशनल का जो इज्जत है ना अलग इज्जत है, समझ रहे, जो लोग एक्चुअली करके रखता है ना अलग इज्जत उन लोगों का, है ना। तो वैल्यूएशन बेनिफिट कैसे आता है, जो लाइफ एसेंस फंड आपका रहा वो देख लो, माइनस करो जो लाइबिलिटी है आपका एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट में जो आपका मतलब ऐसा वैल्यूअर है, फिर आपका ये सरप्लस आएगा या फिर डिफिसिट आ सकता है। अब जो भी सरप्लस ये आया, जैसे मान लो ये आपका सरप्लस यहाँ पर आया, ठीक है, सरप्लस ये आपका आ गया, आपको ऐड करना है, इंटेरिम डिविडेंड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर गलती डिविडेंड आया था, इंटेरिम बोनस, उसको काट देना, डिविडेंड के काट के बोनस लिख दो, ठीक है। तो ये बोनस आएगा यहाँ पर। अब आया ये नेट, अब देख लो कुछ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना, बोलता है हाँ सर देखो बैलेंस तो कैरी फॉरवर्ड करना, हम लोग कुछ 1-200 लाख में 1-200 करोड़ करना, कर दो जो करना है कर दो। करने के बाद जो बैलेंस आएगा इस बैलेंस का 95% जाएगा किसको बताओ, पॉलिसी होल्डर को, बाकी जाएगा इसको क्या नाम है, शेयर होल्डर्स को। बड़ी चीज ध्यान रखना, पॉलिसी होल्डर को निकालते वक्त जितना उन लोग को ऑलरेडी मिल चुका है वो हटा देना, बाकी नेट उन लोगों को जाएगा। अब वो इसको ना मैं आपको सम्स के थ्रू करवाता हूँ, ठीक, वरना समझ में आपको आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, और ये भी एग्जाम का ही है, 2022 सिलेबस में आया हुआ है, जून 23 में 8 मार्क का, तो क्या बोलते हैं, बोलता है लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस फंड और PQR लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 34 लाख का था ऑन 31 मार्च 2021, मतलब इसमें अभी हम लोग को एडजस्टमेंट करना बाकी है वैल्यूएशन लाइबिलिटी। तो इट्स एक्चुअल वैल्यूएशन जो हुआ है 31 मार्च को डिस्क्लोज किया नेट लाइबिलिटी ऑफ 28 लाख 80, तो 34 लाख माइनस 28 लाख 80 कितना आता है ये, 5 लाख 20, तो इनके हिसाब से 5 लाख 20 का सरप्लस तो है। बट बोलता है देखो इंटेरिम बोनस डिक्लेयर हुआ था 40,000 का, तो अगर ये नहीं होता तुम लोग क्या बोलते, टोटल 5 लाख 60 रहा होता, है ना, 5 लाख 60 रहा होता। आज ये लोग क्या डिसाइड किया है, इट इज नाउ प्रपोज टू कैरी फॉरवर्ड 1 लाख 10, तो 1 लाख 10 लोग चाहता है कैरी फॉरवर्ड करना, कर दो, कितना बचा, 4 लाख 50, एंड डिवाइड द बैलेंस बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड शेयर होल्डर, तो कितना कितना जाएगा, 4 लाख 50 का 95% जाएगा पॉलिसी होल्डर को, तो 4 लाख 50 का 95%, 4,27,500, जिसमें से ऑलरेडी ये लो 40,000 ले चुका है पहले ही, तो हटा दो, 387,500 इन लोगों को जाएगा, और 4 लाख 50 का 5%, 22,500, ठीक है ना, ये इतना इन लोगों को जाएगा। बोलो क्लियर है ये चीज़, और चेक करते हैं। तो 5 लाख 20 ये आया, 5 लाख 20 के बाद 40 हम लोग ऐड किए, 5 लाख 60 ये आ गया। तो नेट प्रॉफिट हमारा 5 लाख 60 था, जिसमें से हम लोग 1 लाख 10 हम लोग को हटाना पड़ा, कैरी फॉरवर्ड करना है 4 लाख 50, जिसमें से हम लोग को 4,27,500 देना था इन लोग को टोटल, 40,000 ले चुका है, तो 387,500 आएगा, और बाकी 22,500 इन लोगों को दिया जाएगा। ऐसा ही सम है, देख लो आप, इसी तरह सम है, बस आपको डेटा चेंज हुआ है, जून 19 में 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, कर सकते हो इस तरह से ऐसा। चलो, अब इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको फिर देखो, सेम क्वेश्चन इसी तरह का है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। यहाँ पर जून 14 में 8 मार्क का पूछा है, बस यहाँ पे कोई अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। बताओ इतना आसान आसान चीज़ पूछ रहा है आपको, 8 मार्क 6 मार्क के लिए, बताओ क्या चीज़ जिंदगी में। और यहाँ पर दिसंबर 2022 जो सिलेबस था हमारा, दिसंबर 23 में 2022 सिलेबस जो था हमारा यहाँ पर, उसमें 8 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा है। यहाँ पर हम लोग को एंट्री भी पास करना है, जो हम लोग को अभी नहीं आता, ठीक है, सीखेंगे हम लोग इसी सम के थ्रू। पहले यहाँ से समझ से ना क्या बोला, देखो यहाँ पर
फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ वेल लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर अ वैल्यूएशन बैलेंस शीट, ठीक है बना देंगे। फिर उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना हम लोगों को 31 मार्च 22 को। ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जो हम लोग को नहीं आता, बस बाकी तो आता ही हम लोग को। वो था बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड, ये ओपनिंग है, इससे मतलब नहीं हम लोग को। क्लोजिंग बताओ कितना है। इंटरिम बोनस पेड हुआ है वैल्यूएशन, जो दो वैल्यूएशन का पीरियड, उसमें इंटरिम बोनस गया है 25 लाख का, ठीक है। बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, हाँ ये ना हुआ काम का चीज, तो 240 लाख यहाँ पर क्लोजिंग इन लोगों का लाइफ इंश्योरेंस फंड है। और नेट लाइबिलिटी क्या है एज पर वैल्यूअर्स सर्टिफिकेट, 165 हटाओ इसको, 240 माइनस 165, ये आ रहा 75। तो 75 जो है यहाँ पर ये आएगा। इसमें से हम लोग क्या बोलेंगे कि 25 तो इंटरिम बोनस तुम दे दिए थे, तो 75 प्लस 25 100, इसका 95% कहाँ जाने वाला है, ये कहाँ जाने वाला है, ये जाने वाला है पॉलिसी होल्डर को। 95 जिसने 25 वो ले चुका, तो खाली 70 उन लोगों को मिलने वाला है। और बाकी 5% मतलब 5 जाएगा शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ तक तो हम लोग आता ही है, कोई कैरी फॉर्वर्ड नहीं कर रहा है यहाँ पे, कुछ और ही बात किया जो मैं करूँगा बात आपके साथ अभी, ठीक है। तो देखो 75 लाख प्लस 25, 1 करोड़ 95 माइनस 25, ये इतना गया, दैट्स इट। अब समझो क्या होता है। अब यहाँ पर देना तो है इन लोगों को टोटल इतना इतना, ठीक है, देना तो है। अभी लोग क्या किया, अब कंपनी आपको ऑप्शन देता है कि देखो सर आप आइदर आज ले लो आप कैश बोनस, या फिर थोड़ा रुकोगे तो रिवर्सनरी बोनस आपको मिलेगा, और वो आपको ज़्यादा मिलेगा। और वैसा बात है, अब छोड़ोगे पैसा वो फिर इंटरेस्ट वगैरह इसमें कंपाउंडमेंट होगा, ज़्यादा मिलेगा पैसा। दोनों ऑप्शन देता है कंपनी आपको बहुत बार। अब फिर डिसाइड करना है किसको, पॉलिसी होल्डर को क्या कर रहा नहीं कर रहा वो। और देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं। कंपनी फिलहाल डिक्लेयर किया रिवर्सनरी बोनस ऑफ ₹185 पर 1000 रुपया पे, एंड गिव द पॉलिसी होल्डर्स एन ऑप्शन टू टेक बोनस इन कैश 105 पर 1000। तो देखो अगर आज आप लोगे तो 1000 रुपया पे आपको 105 रुपये का बोनस मिलेगा। और अगर वेट करके लोगे रिवर्स नहीं, मतलब जिस दिन पॉलिसी आपका मैच्योर होगा उस समय का लोगे तो 185 करके मिलेगा। आप देख लो क्या करना आपको। टोटल बिजनेस जो कनेक्टेड बाई द कंपनी है वो है 600 लाख है, तो इसी में इन लोगों को बांटना है, ठीक है। कंपनी इशूड प्रॉफिट पॉलिसी ओनली, और 3/5 ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन वैल्यू ऑप्टेड फॉर कैश बोनस। तो समझो 600 लाख में 3/5 मतलब कितना होता है, इंटू 3/5, 360, 360 लाख रुपया का जो है ये लोग कैश बोनस ऑप्ट किया है। अब देखो तो कैसे निकालते, देखो इसमें 360 लाख डिवाइड बाई 1000 इंटू 105, इस तरह से आएगा ना। तो 360 लाख डिवाइड बाई 1000 इंटू 105, ये आ रहा 37,80,000, ये लोग कैश बोनस के लिए ऑप्ट किया है। और बाकी कितना बचेगा, 240 लाख बचेगा ना, इंटू 2/5। हाँ, तो 240 लाख डिवाइड बाई 1000 इंटू 185, 240 लाख डिवाइड बाई 1000 इंटू 185, ये रहा 44,40,000। ये लोग ऑप्ट किया है किसके लिए, ये लोग ऑप्ट किया है रिवर्स नहीं बोनस के लिए। सबसे पहला काम क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट आया था हम लोग उसको पहले ट्रांसफर करेंगे। तो लाइफ एश्योरेंस फंड टू पीएल जो प्रॉफिट आ रहा है 75 लाख, पहले आप उसको ट्रांसफर करो। यहाँ जो आया था ना 75 लाख, पहले आप उसको ट्रांसफर करो। अब फिर उसमें जितना आपको बोनस अभी देना है उसको बोनस पेबल में डालो, पैसा देके हटाओ, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको बोनस पेबल में डालो, और यहाँ पैसा पे करने का एंट्री नहीं किया है वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जितना आपको लग रहा है कि नहीं रिवर्स नहीं बोनस है, फिर से फंड में ऐड कर दो, फिर वो चलेगा। फिर चलेगा, क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसको पीएल अकाउंट डेबिट टू लाइफ इंश्योरेंस फंड, आप फिर से उसमें ऐड कर दो, ये फिर चलेगा, है ना। तो ये वर्किंग यहाँ दिखाया हुआ किस तरह से आया। तो इतना ही आसान है चैप्टर, और इससे आपको 8 मार्क 6 मार्क का जब तक क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो जून 24 में ही पूछा हुआ ना शायद, इस बार पूछा था क्या, देखते हैं। इस बार तो उससे आया था आई थिंक, हाँ जनरल इंश्योरेंस आया था, दिसंबर 23 में आया था, इससे 8 मार्क का ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी किए बोला था, ठीक है। अब देखो इसका भी नोट में आपको मिल जाएगा ये सब एंट्री वगैरह सब, देखो है ना। तो यहाँ बस वो बैंक वाला एंट्री नहीं किया था, आप चाहो तो कर सकते हो ये एंट्री भी, ठीक है। डन ना, चलो आ जाओ। अब मैं आपको एकदम स्टार्ट में ले चलता हूँ, वहाँ से कुछ कुछ थ्योरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो सब पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे दो तरह कंपनी देखने मिलेगा जो लोग काम करते हैं यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ, मतलब जनरल मरीन इंश्योरेंस फायर ये सब चीज़। तो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है यहाँ पर हम लोग जो है आपका
मतलब ये पर्सन का लाइफ का रिस्क तो कवर कर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पे बाकी सामान हो सकता है, हेल्थ का रिस्क भी कवर होगा। तो ये हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जनरली क्या बोलते हैं इसको हम लोग कि ये लाइफ एश्योरेंस होगा। ये इंश्योर हम लोग कर नहीं सकते हैं कि हम लोग किसी का लॉस कितना वो हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हम लोग वो तो, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग इसको इंश्योरेंस बोलते हैं। ये हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखते हैं। अगर मान लो आपको आपने 40 साल का इंश्योरेंस मान लो करा रखा है, कुछ अगर नहीं हुआ उसके बाद आपको पैसा रिफंड आता है, देख रहे हो आप, आपने जो भी पैसा दिया आपको बोनस वोनस करके सब कुछ पैसा वापस आ जाएगा। और जनरल इंश्योरेंस में क्या, आपने अगर इंश्योरेंस कराया, लॉस हुआ तो मिला, नहीं हुआ तो डूब जाएगा पैसा आपका वो, ठीक है ना। और ये लॉन्ग टर्म नेचर का नॉर्मली होता है 15 साल 20 साल, और जनरली यहाँ पर हम लोग 2 साल 3 साल करवाते हैं, फिर हम लोग रिन्यू करते हैं, ऐसे चलते रहता है। मतलब अलग हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं किसी किसी में, ठीक है ना, इसमें चलते रहता है इस तरह से। ओके। अब कुछ हमारे पास इंश्योरेंस के यहाँ पर प्रिंसिपल्स है, वो दोनों के लिए काम आएगा, ठीक है ना। जो हम लोग प्रिंसिपल बात करेंगे ये खाली लाइफ या जनरल में दोनों के लिए, इसलिए मैं आपको बाद में पढ़ा रहा हूँ उसको। अब समझो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, मतलब पहले ही बात कर लिया मैं आपसे कि यहाँ पर इंडेमनिटी लॉस मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपके लॉस का क्षतिपूर्ति, मतलब यहाँ पर आपको इंडेमनीफाई करेंगे, बट ध्यान रखना उसी को मिलेगा जिसको एक्चुअल में लॉस हुआ है ना। लॉस नहीं हुआ तो आप पैसा क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओनली दोज हु सफर लॉस आर कॉम्पनसेटेड टू द एक्सटेंट द एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय देम। वन कैन नॉट मेक प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग किस रिस्क। आप प्रॉफिट मतलब वहाँ पे आप कमा नहीं सकते हो पैसा, आप यहाँ पर ऐसे रिस्क अपना कवर करा के, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हो उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मान लो अपने घर का इंश्योरेंस आप कराते हो, समझ में आता है भाई, आपका घर है वो। आप अपने हेल्थ का कराते हो, समझ में आता है, आपका हेल्थ है, आपका लाइफ है, इसमें आपका इंटरेस्ट है। आप किसी का भी इंश्योरेंस नहीं करा सकते हो यहाँ बैठकर, है ना, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप लोग मुझे सब विराट कोहली का इंश्योरेंस मुझे कराना है, कहे रे भाई, कहे कहे कराना है तुमको रे? नहीं सर हम उसका बहुत बड़े फैन है। अरे नहीं भाई ऐसे नहीं चलता है ना। नहीं सर आप मेरे भावनाओं को समझो, नहीं समझेंगे ना, समझो ना बात, नहीं समझ सकते ना। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो वन कैन टेक इंश्योरेंस ओनली इफ ही हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ सच इंटरेस्ट वन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो जुआ खेल रहा है फिर तुम, है ना। ऐसे कोई भी सेलिब्रिटी के नाम पे तुम कर लो भाई, आज न कल तो सबको जाना, हमको आपको सबको जाना आज न कल ना, ठीक है। ऐसे करा कर रख लो इंश्योरेंस। कोई देखो 50 60 साल का हो गया उसका नाम पे इंश्योरेंस निकाल दो ऐसे ही, और कमा लो पैसा। इस तरह थोड़ी होता काम, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ इवरमे फिट है, इससे मतलब पता है क्या होता है कि आपको हर कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए। आप जब वहाँ पर इंश्योरेंस कर रहे हो, मान लो अभी आपका ऑलरेडी मान लो कोई बीमारी चल रहा हो, आप वो डिस्क्लोज ही नहीं करते हो, और फिर आपको बोलते हो कि नहीं हमारा हेल्थ इंश्योरेंस था, आपको पहले से आपको बीमारी चल रहा आपने कुछ बताया नहीं था, बाद में पता चला नहीं बीमारी आपको पहले से, आप बाद में उसका आप क्लेम करना चाह रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू, ये नहीं होगा। आपको सारा सारा बात डिस्क्लोज करना चाहिए, है ना। इट इज implied that each party must disclose every material fact known to him as it is a contract of इब्राहिम फिटेमन नॉर्मली बोलते हैं utmost good faith, मतलब आपसे भरोसा कर रहे थे यार हम तो, आपने भरोसा तोड़ दिया। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मान लो अगर दो वजह से अगर लॉस हुआ प्रॉपर्टी का, ठीक है, मान लो अगर दो वजह से लॉस हुआ, मान लो बाढ़ भी आ गया और फिर उसके बाद आग वाग लग के कुछ नुकसान भी हो गया बाद में। तो अगर मान लो मेरे पास ना सिर्फ ये फायर इंश्योरेंस ही था, ठीक है, तो फिर चेक करना पड़ेगा ना कि मतलब किस वजह से यहाँ पर लॉस हुआ। अगर ये फिर वो बाढ़ की वजह से अगर हो रखा है फिर तो आपको नहीं देंगे हम लोग फिर, है ना। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको नियरेस्ट कॉज देखना पड़ता है किस वजह से यहाँ पे आपका डैमेज हुआ है, ठीक है। और प्रिंसिपल सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो इसे गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी आपका कार इंश्योरेंस आपने कराया था, कहीं पे गाड़ी मान लो कहीं का एक्सीडेंट हो गया और फिर उसके बाद अगर कंपनी पूरा क्लेम व्लेम दे रहा है, तो बहुत बड़ा क्या करता है कंपनी गाड़ी टेक ओवर भी कर लेता है, ठीक है। तो अब वो सामान उसका हो गया, आपको पूरा कंपनसेशन दे रहा है वो, ऐसा चिंता मत करो कि ऐसे सर हम लोगों को पैसा दे के थोड़ा मोड़ा गाड़ी ले लेनी, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा कॉम्पनसेशन वो पूरा दे रहा है आपको, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर वो गाड़ी भी ले लेगा तो वो उसका ओनर बन जाएगा, ठीक है। Once the insured person has been compensated for the loss to him, the subject matter that was insured, the rights of the ownership of the property goes to the insurer, that is insurance company। और उसका फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं, जो हमारे सिलेबस में है नहीं फाइनल अकाउंट में नहीं बनाना, तो इसका फॉर्म बस आप ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू के थ्रू। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसका फॉर्म है ए, रेवेन्यू अकाउंट बनेगा तो फॉर्म ए उसका मेन फॉर्म है, RA मतलब रेवेन्यू अकाउंट, APL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ABS मतलब बैलेंस शीट। वैसे यहाँ पर फॉर्म बी है तो BRA मतलब बी इसका हो गया फॉर्म, और रेवेन्यू अकाउंट BRA, प्रॉफिट एंड लॉस BPL, और इसका बैलेंस शीट। क्लियर है, और ये सब तुम लोग बात करके हम लोग आए, ठीक है। चलो ये सब बातें क्या कहते हैं यहाँ पे। अब इसे यहाँ पर इनकम हम लोग बात किए थे ना, आपको पहले मैंने बता दिया यहाँ पर कि अगर इनकम अगर स्पेसिफाइड है कौन से हैगा, मतलब अगर फायर का है, मरीन का, किसका, अगर आपको पता है तो आप उसी में डालो, नहीं है तो आप फिर उसको PL में ले जाकर डाल दो, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ सकता है आपका, रिपेयर्स आ सकता है, प्रिंटिंग स्टेशन आ सकता है, ट्रैवल एक्सपेंस, और भी एक्सपेंसिव मैनेजमेंट, ये सब कुछ आएगा। कैटास्ट्रोफ मीन्स इसका मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ सडन डैमेज और डिजास्टर, जैसे हमारा कोविड आया था, तो इसमें हम लोग तब तक ट्रांसफर नहीं करें जब तक कुछ हम लोगों को बोलेगा नहीं, अपने मन से नहीं करना हम लोग। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या यहाँ पर
इंटरम डिविडेंड, डिविडेंड पॉइंट प्रपोज हो सकता है, अदर कोई रिजर्व में ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं, तो ये सब हम लोग करने यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ हमारा पहले बता दिया कि आपको ग्रॉस दिखाना है यहाँ पर टीडीएस को छोड़कर। शेड्यूल्स जो बनाना है ये भी हम लोग बात कर लिए, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस, ये सब कुछ। फिर हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग यूआरएल, लेस करते हैं हम लोग क्लोजिंग यूआरएल, इंक्लूडिंग एडिशनल अगर कुछ बनाया हुआ है तो वो भी हम लोग कंसिडर करना है, ठीक है। आई थिंक इसमें अब सब कुछ कवर आपका हो ही गया, डन ना। चलो, तो इसी के साथ साथ हमारा इंश्योरेंस कंपनीज भी हो चुका है कंप्लीट। अब एक छोटा सा चैप्टर बचा हुआ बस इलेक्ट्रिसिटी, इसके साथ साथ सारा का सारा रिवीजन हो चुका है। और देखना आपको ना वहाँ पर आई थिंक डिवेंचर वाला जो है ना वो शायद वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, हटा दिया गया है, कुछ उसमें साउंड एरर आ रहा था, ठीक है। तो मैं वापस से इसको रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसी वीक में करके उसको मैं आपको कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कल मैं इलेक्ट्रिसिटी में रिकॉर्ड करूँगा, फिर मैं ट्राई करता हूँ टाइम निकाल कर मैं आपके लिए फिर से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है ना, इशू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसको मैं वापस से एक बार रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ बहुत सारा, फिर अदर एमसीक्यू सब पीडीएफ सब शेयर मैं कर रहा हूँ। और किसी को अभी तक दिक्कत अगर है, एमसीक्यू नहीं हो पा रहा है, इंडेस में दिक्कत आ रहा है, ये सब मैराथन ऑलरेडी कराया हुआ है, तो आप आराम से उसको देखो, इजीली प्रिपेयर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। और पीडीएफ जितना भी होता है ये सब चीज़ का टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, लिंक हर वीडियो के नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर सही लग रहा है रिविजन्स, अगर हेल्प हो रहा है इससे, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं हो रहा तो फिर मत करो, छोड़ देना, ठीक है। चलो, बाय बाय।